फिर आते हैं शाह आलम सेकंड आते हैं। उनकी जो रेन थी उसमें 2 डिसिसिव बैटल हुई थी। जो थर्ड बैटल है पानीपत का वो हुई थी, और एक हुई थी बैटल ऑफ बुक्सार। 1764 में बैटल ऑफ बुक्सार लड़ी जाती है। 1765 में क्या हुआ था, इलाहाबाद की एक ट्रीटी हुई थी अगस्त 1765 में। तो ही वॉज टेकन अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनीज प्रोटेक्शन एंड रिसाइडेड एट इलाहाबाद। शाहजहाँ शाह आलम टू को ले जाते हैं, इलाहाबाद रहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रोटेक्शन के अंडर ये रहते हैं, राइट। उसके बाद फिर क्या होता है, ही ऑल्सो इशूड अ फरमान ग्रांटिंग टू द कंपनी इन परपैचुइटी द दीवानी। ये बंदा दीवानी दे देता है कंपनी को कि आपके पास हमने राइट दे दी है रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। 1772 में फिर क्या होता है, मराठास टुक हिम टू दिल्ली वेयर ही लिव्ड टिल 1803। 1803 में फिर बाद में फिर क्या होता है, प्रोटेक्शन ये एक्सेप्ट कर लेते हैं इंग्लिश का, जब दौलत राव सिंधिया की हार हो जाती है इंग्लिश से। आफ्टरवर्ड्स मुगल एम्पायर बिकेम द पेंशनर्स ऑफ द इंग्लिश। तो ये पेंशनर्स हो जाते हैं इंग्लिश के, इनको ये जो इंग्लिश है वो पेंशन देते हैं। अकबर टू आते हैं। अकबर टू 1806 से 37 में इनको टाइटल मिलता है राजा, ही गेव द टाइटल ऑफ राजा टू राम मोहन राय। 1835 में क्या होता है, कॉइन्स जो बेयर करते हैं नेम्स किसका, मुगल एम्परर्स का, उनको बंद कर दिया जाता है। बहादुर शाह टू या फिर बहादुर शाह जफर भी इनको बोलते हैं, बीइंग हिज सरनेम। ये लास्ट मुगल एम्परर थे। 1857 की जब लड़ाई होती है तो ये एक फ्यूटाइल अटेम्प्ट बना देते हैं अपने आप को एम्परर डिक्लेयर करने का इंडिया में। इनको फिर ये अंग्रेज़ कैप्चर कर लेते हैं, इनको रंगून की जेल में भेज देते हैं, जहाँ पे ये 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। लीगल टर्म्स में अगर हम देखें तो मुगल एम्पायर जो है वो नवंबर 1, 1858 को उसका पतन हो जाता है पूरी तरह से विद द डिक्लेरेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, अब ये हम पढ़ते हैं कि देखिए हम देखते हैं कि मुग़ल का जो एम्पायर था वो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं बहुत मजबूत एम्पायर था। क्या क्या रीज़न हुए हैं इसके पतन के, ऐसा क्या वजह थी जिससे मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन हो गया है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए हम ये जो व्यू है मैटर का, ये जनरली एम्पायर रिलेटेड है, और जो लोग इसको रिगार्ड करते हैं डेवलपमेंट को एज रीजन रिलेटेड, एम्पायर रिलेटेड या फिर मुग़ल सेंट्रिक व्यू, वो ये कहते हैं कि जो भी ये जो पतन था मुग़ल एम्पायर का, ये जो स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग थी एम्पायर की, इसी की वजह से ये हुआ है। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग की वजह से ये पतन हुआ है। रीजन रिलेटेड व्यू ये कहते हैं कि जो डिक्लाइन हुआ है मुग़ल का, वो किसकी वजह से हुआ है, क्योंकि ये जो एम्पायर था उसके टर्मोइल की वजह से, उसकी इंस्टेबिलिटी की वजह से हुआ है डिफरेंट पार्ट्स में, क्योंकि ये स्टेबल नहीं था। तो दो एस्पेक्ट हैं, दोनों ही एस्पेक्ट है जो कि एक रिस्पॉन्सिबल है मुग़ल एम्पायर के पतन के लिए। अब ये जो प्रोसेस देखते हैं हम डिसइंटीग्रेशन का मुग़ल एम्पायर का, वो औरंगज़ेब की जब ये एम्पायर होते हैं तभी ये शुरू हो जाता है, बट इट पिक्ड अप मोमेंटम ओनली आफ्टर हिज डेथ इन 1707। लेकिन 1707 में इनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद ये मोमेंटम ले लेता है। जब उनकी डेथ होती है तो प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन कुड नॉट बी चेक्ड। मुग़ल की जो अथॉरिटी थी उसको बहुत सारे चीफ और रूलर्स ने चेक किया था। ठीक है, अब इनमें से कोई भी इंडिपेंडेंस को असर्ट नहीं कर पा रहा था इन द फेस ऑफ इम्पीरियल माइट। सिख थे, मराठा थे, राजपूत थे, इनमें ये कैपेसिटी ही नहीं थी कि ये एम्पायर को ओवरथ्रो कर ले। ये मुग़ल की जो पावर है उसको रेसिस्ट करते हैं टू गेन एंड कीप देयर इंडिपेंडेंस इन देयर रेस्पेक्टिव टेरिटरीज़। ये अपने जो इंडिपेंडेंस लेते हैं अपनी रेस्पेक्टिव टेरिटोरीज़ में। 10
अगर जो सक्सेसर हैं औरंगज़ेब के वो कैपेबल रूलर होते तो एम्पायर इतनी जल्दी फॉल ना करता। ज़्यादातर जो एम्परर्स थे जो औरंगज़ेब के बाद ऐसा प्रूफ उन्होंने अपने आप को इनकैपेबल प्रूफ कर दिया कि वो इनकैपेबल है, वीक भी है, लाइसेंटियस भी है, मोनार्क भी है, जिन्होंने जो डिसइंटीग्रेशन की प्रोसेस है उसको स्पीड अप कर दिया। ठीक है, और ये इस तरह से हमारा जो एम्पायर है वो कोलैप्स हो गया। मेजर फैक्टर्स जिसकी वजह से क्या हुआ, डाउनफॉल हुआ मुग़ल एम्पायर का, वो यहाँ पे हम देखते हैं। शिफ्टिंग एलिगेंस ऑफ ज़मींदार, दो क्लासेस जो शेयर करते हैं पावर किसका, स्टेट का, एम्पायर के साथ मेडिवल पीरियड में। पहले तो ज़मींदार थे, दूसरे थे नोबल्स। ज़मींदार जो थे अपनी लैंड्स के हेरिडिटरी ऑनर थे, इनको कुछ प्रिविलेजेस भी मिलती थी इस हेरिडिटरी बेसिस पर। ठीक है, एंड वर वेरियसली नोन एज रईस, राजाज, ठाकुर, खुद्स या देशमुख, इनको ये बोलते थे। इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस रहा है ज़मींदार का एम्पायर में, क्योंकि ये रेवेन्यू को कलेक्ट करने में एक तो हेल्प करते थे बादशाह की, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये मदद करते थे। इनको इसी के लिए सोल्जर्स भी दिए जाते थे। दो मुगल्स हैड ट्राइड टू कर्ब द पावर ऑफ द ज़मींदार, मुगल ने इनकी जो पावर है उसको कर्ब करने की कोशिश की, काटने की कोशिश की, ख़त्म करने की कोशिश की, और मुग़लों ने चाहा कि वो पीसेंट्स के साथ एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स बनाए, लेकिन उन्हें सक्सेस नहीं मिली। जब औरंगज़ेब आते हैं, गद्दी पर बैठते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है पावर में और इन्फ्लुएंस में। ज़मींदार की ज़मींदार एक तरह से बहुत ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे हो जाते हैं। बिगेस्ट फॉल आउट अगर हम देखें इसका क्या था, रीजनल लॉयल्टीज़, उनको एनकरेज किया गया था। बहुत सारे लोकल ज़मींदार वो हेल्प करते थे नोबिलिटी की। दूसरे जो पावरफुल क्लास थे एम्पायर के अंदर, वो एडवांटेज लेते थे किसका, एम्पायर की वीकनेस का, और ये इस तरह से वो अपने आप उन्होंने एक इंडिपेंडेंट किंगडम को कार्व किया। फिर आती है अब यहाँ पे जागीरदारी क्राइसिस। तो जो भी नोबिलिटी थी उसमें वो लोग थे जिनको लार्ज जागीर असाइन कर दी गई थी, लार्ज जो मनसब है वो असाइन कर दिए गए थे, या फिर जो मुगल्स के सूबाज हैं उन पे उनको सूबेदार की पोस्ट के लिए अपॉइंट कर लिया गया था, और इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि आप इन चीज़ों को मेंटेन कर दीजिए। इस क्लास को बहुत सारे जो राजपूत रूलर्स हैं वो बिलोंग करते थे, सूबादार बिलोंग करते थे, और मनसबदार बिलोंग करते थे। मुग़ल का जो रूल है उसको रूल ऑफ द नोबिलिटी डिफ़ाइन किया गया है कि यहाँ पे जो नोबल थे वो भी अच्छे खासे पावरफुल थे, बिकॉज इनका बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है किसमें, एम्पायर को एडमिनिस्टर करने में। ऑल्दो अकबर ने एक बहुत ही अच्छा एक नेट ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए बनाया था, डिविजिवनेस भी थी नोबिलिटी के बीच में, रिलीजन के बेस पे, होमलैंड के बेस पे और ट्राइब के बेसिस पे, और हर एक जो कैटेगरी थी वो एक खुद का ग्रुप बनाती थी। म्यूचुअल राइवलरी थी इनके बीच में, जेलसी थी, पावर के लिए ये कॉन्टेस्ट करना चाहते थे। एंड जब बाद में जो लेटर मुगल्स आए, इन द एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल लीडरशिप, नॉट ओनली रिड्यूस द प्रेस्टीज ऑफ द एम्पायर, इसने एम्पायर की जो प्रेस्टीज है उसको कम नहीं किया, बल्कि इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर, इसकी वजह से जो एम्पायर है वो भी डिक्लाइन हो गया। अब यहाँ पे पढ़ते हैं इंटीग्रेशंस की, डिसइंटीग्रेशन की जो रूट्स है मुग़ल एम्पायर की। मेडिवल इंडियन इकोनॉमी में हम इसको देख सकते हैं, जिसमें स्टैग्नेशन ऑफ ट्रेड के बारे में बताया गया है, इंडस्ट्री के और साइंटिफिक डेवलपमेंट के बीच में, विद इन द लिमिट्स ऑफ दैट इकोनॉमी। जो ग्रोइंग फाइनेंशियल क्राइसिस थी, जिसने एक विच टुक द फॉर्म ऑफ ए क्राइसिस ऑफ द जागीरदारी सिस्टम, जागीरदारी सिस्टम भी क्राइसिस होने लगा, और इसने हर एक जो स्टेट एक्टिविटी है उसकी ब्रांच को अफेक्ट किया।
नोबिलिटी की एबिलिटी की थी कि वो रियलाइज कर सके सर्कमस्टांसिस को, देयर एम्बिशंस इन द सर्विस ऑफ द स्टेट एंड कंसीक्वेंटली द स्ट्रगल ऑफ फैक्शंस एंड द बिड ऑफ एम्बिशियस नोबल्स फॉर इंडिपेंडेंट डोमिनियन। मुगल की यहाँ पे इनेबिलिटी थी कि वो मराठास को एकोमोडेट कर सके, राइट। जो मराठास थे बहुत पावरफुल थे, उनको ये लोग क्या कर सके, एकोमोडेट कर सके, एंड टू एडजस्ट देम क्लेम्स देन क्लेम्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द मुगल एम्पायर। और कंसीक्वेंट जो ब्रेकडाउन था अटेम्प्ट का क्रिएट करने के लिए एक कॉम्पोजिट रूलिंग क्लास इन इंडिया एंड द इम्पैक्ट ऑफ ऑल दीज डेवलपमेंट्स ऑन पॉलिटिक्स एट द कोर्ट एंड इन द कंट्री एंड अपॉन द सिक्योरिटी ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न पासिस। इंडिविजुअली फेलिंग एंड फॉल्स ऑफ द कैरेक्टर ने भी एक रोल प्ले किया था, बट दे हैव नेसेसरीली टू बी सीन अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ दीज डीपर मोर इम्पर्सनल फैक्टर्स।